नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 45 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 राजनीतिक दल से संबंधित है और ये आपकी 17 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। इससे पहले आप इससे रिलेटेड 2 वर्कशीट कर चुके हो, वर्कशीट नंबर 43 और वर्कशीट नंबर 44। वर्कशीट नंबर 43 में आपने जाना था राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। तो एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाता है। और राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। एक होता है नेता, दूसरा होता है सक्रिय नेता और तीसरा होता है अनुयायी या समर्थक। उसके बाद हमने उसमें जाना था कि राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं और हमने ये भी जाना था कि हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है। ठीक है। और जो वर्कशीट नंबर 44 थी उसमें आपने जाना था दलीय प्रणाली के बारे में। ठीक है। दलीय प्रणाली क्या थी, इसमें कुछ देशों में बेटा एक दलीय व्यवस्था होती है, कईयों में 2 दलीय व्यवस्था होती है और हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है। तो एक दलीय प्रणाली में क्या था कि जैसे चीन है, चीन में एक ही दल को सरकार बनाने और सरकार चलाने की आज़ादी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है। ऐसे ही जो अमेरिका और ब्रिटेन है वहाँ पर 2 दल हैं, 2 दलों के बीच ही क्या है, सत्ता का अदल बदल होता रहता है, इसलिए यहाँ पे 2 दलीय व्यवस्था है। और हमारा जो देश है उसमें बहुत सारे जो है राजनीतिक दल हैं, इसलिए हमारे देश में कौन सी व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था। क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा देश है तो हमारे लिए जो है बहुदलीय व्यवस्था ही सबसे उत्तम व्यवस्था है। चलो, उसके अलावा हमने वहाँ पे ये भी जाना था कि प्रांतीय दल किसे कहते हैं। ठीक है, प्रांतीय दल जो प्रांत विशेष के दल होते हैं। और हमने ये भी जाना था कि राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं और किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कौन सी शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ठीक है। और हमने प्रमुख राष्ट्रीय दलों के बारे में भी जाना था। तो बेटा हर एक दल के बारे में जो थोड़ा थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड अगर संक्षिप्त नोट आता है तो आप इजीली उनको कर पाओगे। ठीक है। अब चलते हैं हम आज की वर्कशीट की तरफ। आज की वर्कशीट में हम सबसे पहले जानेंगे कि राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां कौन सी, यानी कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज तो है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, यानी कि पार्टी के खुद के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होती। ठीक है। देखो, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले जो कार्यकर्ता है उनसे भी परामर्श किया जाए, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ ऊपर के जो कुछ नेता होते हैं ना, जो बड़े नेता होते हैं, वही सारे के सारे फैसले ले लेते हैं। अब इससे होता क्या है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी रहती है, जो पार्टी और जनता दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। अब आते हैं दूसरा, इनके पास जो चैलेंज है वो क्या है, पारदर्शिता का अभाव, यानी कि उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती इनके कामों में। अब जैसे मान लो पार्टी ने या नेताओं ने किसी को उम्मीदवार बनाया किसी क्षेत्र से, कैसे बनाया, किस आधार पर बनाए, वो कुछ भी इसका स्पष्टीकरण नहीं देते, है ना। कोई भी किसी दल में जो है वो कैसे टॉप पोजीशन पे पहुंच गया, इससे संबंधित कोई क्राइटेरिया उनके पास नहीं होता है ना। और कई सारा जो कार्यकर्ता है उनके पीछे का जो रिकॉर्ड होता है या नेताओं के पीछे का रिकॉर्ड होता है वो भी कई मतलब उसका भी कोई ऐसा मेंटेन नहीं किया जाता। तो इस तरह से जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, पारदर्शिता का अभाव होता है, जो कि पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता। चलो आगे जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने है वो है वंशवाद की चुनौती। ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसको इस तरह से समझो, क्या होता है, हर पार्टी के ऊपर ना टॉप लीडर्स होते हैं ना, जिनका पार्टी पे जो है पूरा होल्ड होता है, पूरा नियंत्रण होता है। तो वो क्या चाहते हैं कि आगे जाके भी उस पार्टी पर जो है उन्हीं का नियंत्रण बना रहे। तो वो कोशिश करते हैं कि जो टॉप पोजीशन पे उन्हीं के बेटा बेटी या फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कब्जा करें। ठीक है। अगर आप अपनी चारों तरफ नज़र दौड़ाओगे तो आपको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे दिख जाएंगी जिनके बच्चों में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, ना उनको एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद जो है वो टॉप पोजीशंस पे हैं अपने पार्टीज़ में, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स या माता पिता जो हैं उस पार्टी में बड़े नेता थे। ठीक है। तो एक बड़ी वो है, ये चुनौती है, क्योंकि होता क्या है, अधिकांश दल जो होते हैं वो अपने कामकाज को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं करते। इसलिए क्या होता है, जो सामान्य कार्यकर्ता होता है, जो बेचारा ग्राउंड पे काम करता है, जो बहुत मेहनत करता है पार्टी को बनाने के लिए, उसके ऊपर आने की गुंजाइश बहुत कम होती है। और जो नेता लोग होते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने नज़दीकी लोगों और परिवार के सदस्यों को ही आगे बढ़ाते हैं। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है कि जो शीर्ष पद होते हैं, मैंने कहा ना टॉप पद, उसमें क्या होता है, एक ही परिवार के लोग आ जाते हैं। और ये तो अन्य जो कार्यकर्ता हैं उनके अन्याय है कि उन्होंने भी तो उस पार्टी को बनाने में, उसको खड़ा करने में काम किया है। तो लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, जो अनुभवहीन है, मैंने कहा ना, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और उनके पास बिना जनाधार, मतलब जनता भी उनको पसंद नहीं करती है, और ये लोग जो है ताकत वाले यानी पावरफुल पोजीशन वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रवृत्ति है वर्तमान में क्या है, कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित सभी
लगभग सारी दुनिया में दिखाई देती है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही, ये बहुत सारे जो हैं कंट्री पहले भी दिखाई देती थी, प्राचीन समय के जो लोकतंत्र है उनमें भी थी और आज भी है। ठीक है, बहुत सारे देशों में इसी तरह का जो वंशवाद है पॉलिटिक्स में वो दिखाई देता है, जो कि बहुत बड़ी चुनौती है। अब आते हैं चौथी जो चुनौती है राजनीतिक दलों के समक्ष, वो है आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। ठीक है, अब इसको इस तरह से समझो, होता क्या है, हर पार्टी चाहती है वो चुनाव जीते। ठीक है, साम दाम दंड भेद हर तरह से वो चुनाव जीतने जाती है। तो चुनाव के समय क्या होता है, अधिक से अधिक धन प्रयोग करके जो है जीतने का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा पैसा खर्च करता है, जितना ज़्यादा प्रचार करता है, ठीक है, उसके जीतने की संभावना बेटा उतना बढ़ जाती है। और पार्टी का मेन मकसद है उसको सीट हासिल करनी है। इसकी वजह से कई बार क्या करते हैं वो अपराधी प्रवृत्ति वाले, ठीक है, अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को क्या करते हैं, टिकट दे देते हैं, उनको उम्मीदवार बना देते हैं। उनको पता है कि इस क्षेत्र पे इनका दबदबा है, ये डरा धमका कर जो है मत जो है या वोट जो है लोगों के अपने पक्ष में डलवा लेंगे और सीट जीत जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, पार्टी एक तरह से कई बार क्या होता है, अगर कई सारे उम्मीदवार हैं और तो वो उन उम्मीदवारों को ज़्यादा प्रेफर करती है जो अमीर हों, क्योंकि अमीर उम्मीदवार क्या करता है, वो तो प्रचार में तो पैसा खर्च करेगा ही, है ना, प्लस वो पार्टी को भी बहुत ज़्यादा जो है फंडिंग करते हैं। ठीक है, पार्टी को भी बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। तो इससे क्या होता है, पार्टी को इससे फ़ायदा भी है, ऊपर से सीट भी इनसे आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें वैसे तो गलत हैं, लेकिन पार्टियाँ जो है इनका इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा और भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ क्या होता है, कई सारे जो कॉर्पोरेट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो भी क्या करती हैं, कई सारे राजनीतिक दलों को जो है फंडिंग करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, ताकि जो है वो सत्ता में इजीली आ सके, उनके पक्ष में माहौल बनाते। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जो बहुत पैसे वाली कंपनियां हैं, वो भी क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं राजनीतिक दलों पर, ताकि वो जीते तो आगे जाके उनको भी इससे बेनिफिट होता है कि अगर उन्होंने जिस पार्टी को, जिस दल को उन्होंने सपोर्ट किया है, अगर वो जीत गया तो वो उनको आगे जाके कई सारी योजनाएं उनके फेवर में बनाएगा, उनको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये भी क्या है, बहुत बड़ी चुनौती है इससे निपटना, क्योंकि ये किसी भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। पांचवी जो चुनौती है राजनीतिक दलों के समक्ष, वह है विकल्पहीनता। ठीक है, कि चॉइस नहीं है लोगों के पास, विकल्प नहीं है। देखो, वर्तमान में जितने भी राजनीतिक दल है आज के समय पे, उनकी नीतियों और कार्यक्रमों में ना बहुत कम अंतर है, मतलब लगभग एक ही जैसा उनका नीतियाँ हैं, एक ही जैसे उनके प्रोग्राम्स हैं। तो आप किसी को भी चॉइस कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है इंग्लैंड से समझो। इंग्लैंड में ना दो दल हैं, एक मजदूर है दल है, एक अनुदान दल है। अब उन दोनों की नीतियों में ना बहुत कम डिफरेंस है, जिसके कारण जो उनके यहाँ के जो वोटर्स होते हैं, उनके सामने जो है विकल्प नहीं रह जाता उनको, क्योंकि उनको अगर उन दोनों से हट के कोई विकल्प चाहिए तो वो नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं, वो किसी को भी वोट कर लें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि नेता का चुनाव करना जो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा जो है आज विश्व के सभी देशों में, ठीक है, भारत में भी लगभग यही स्थिति है कि यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि लोगों के पास चॉइसेस नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियाँ लगभग एक ही जैसे काम करती हैं। चलो अब चलते हैं आगे। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ये दोनों, जिसमें अब वैसे तो जितनी वर्कशीट में आपके आ रहे हैं ना ये कंटेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और एक तरह से ये क्वेश्चंस के आंसर ही हैं जो आपको वर्कशीट के रूप में दिए गए हैं। और पर ये बेटा बहुत शॉर्ट हैं। अगर ये 5 नंबर में आएगा तो आपको 100 वर्ड्स की लिमिट होती है, इसमें 100 वर्ड्स की लिमिट होती है अगर आपको 5 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन को आंसर करना है। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए जो है इनको थोड़ा सा डिटेल में लिखोगे, और भी इससे रिलेटेड जो कंटेंट है आप उसको अपने जो सैम्पल पेपर से पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, लेकिन थोड़ा आपको डिटेल में इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु जो सुझाव है, इसमें सबसे पहला जो सुझाव है बेटा वो है दल बदल कानून को सख्त किया जाए, है ना। इसको बहुत सख्त होना चाहिए। पहले क्या होता था कि ना, अगर मान लो बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ा और वो जीत गया, ठीक है, अब बाद में उसको मान लो दूसरी पार्टी की तरफ से जो अच्छा ऑफर मिलता है पैसे या पद का, और वो क्या करता है, इस पार्टी को छोड़ के वहाँ चला जाता है, वहाँ शामिल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से उसको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो उसको जो जीत मिली थी उस पार्टी की वजह से मिली थी। कई बार क्या होता है कि लोग जो है पार्टी को वोट करते हैं बजाय उम्मीदवार के, वो कई बार उम्मीदवार पर ध्यान भी नहीं देते। तो एक तरह से ये गलत करते हैं। ऐसी हो सकता है कि मान लो कांग्रेस की तरफ से कोई जीत के आया हो और जाके वो बीजेपी में शामिल हो जाए उसको, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा अच्छा ऑफर मिल रहा है। तो ये चीज़ होती है दल बदलना, इसको बोलते हैं दल बदलना। तो ये इसके लिए जो है कानून जो है बहुत सख्त होने चाहिए कि कोई भी नेता जो एक बार जीत जाता है, जिस भी दल की तरफ से उसने चुनाव लड़ा है, तो आसानी से उस दल को बदल ना पाए। वैसे तो हमारे संविधान में जो है इसके लिए दल बदल एक कानून लाया गया था। उसमें ये तय कर दिया गया है कि दल बदलने पर, अगर कोई भी सांसद जो है दल बदलेगा, ठीक है, अब तुम बदल लो, दल बदलने पे मनाही नहीं है, आप
की मर्जी है, आप किसी भी दल में जाके शामिल हो जाओ, लेकिन अगर आप दल बदलोगे तो अगर आप जहाँ के भी सांसद हो, विधायक हो, आपको अपनी सीट क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब सीट ही नहीं रहेगी तो आप दूसरे के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे। इससे क्या होता है कि दल बदल पे रोक लगाने में मदद मिलती है। ठीक है, और वो दूसरी बात है कि ये अगर छोटी संख्या में कोई ऐसा दल बदल करता है तो उस पर तो रोक है, उसको सीट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो किसी के पार्टी के 50% जो है उम्मीदवार जाके दूसरी पार्टी में जाके शामिल होने चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक निश्चित परसेंट के बाद जो है आप दल बदल सकते हो कि अगर इतने उम्मीदवार अगर दल को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो दल छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर 1, 2, 2, 4 ऐसे छोड़ना चाहते हैं तो वो दल बदलेंगे तो उनको अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे। ठीक है, तो जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, पार्टी को चाहिए कि उनमें जो है उनको उम्मीदवार ना बनाएं। ठीक है, उनको जो है उनके चुनाव लड़ने पर जो है रोक लगनी चाहिए। वैसे तो हमारे पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए जो हमारा वो है सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये आदेश भी जारी कर दिया है कि हर उम्मीदवार को एक शपथ पत्र में क्या करना पड़ेगा, अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना पड़ेगा कि उसके पास कितनी संपत्तियां हैं और उसके खिलाफ कौन कौन से केस चल रहे हैं, जिससे कि जनता उसके प्रति अवेयर हो, है ना, उसको सोच समझ के जो है इसके हिसाब से जो है जनता उसको नहीं अगर उसको पता चल जाए इसके खिलाफ जो है इतने सारे आपराधिक मामले हैं तो जनता की मर्जी है कि उसको जिताए या ना जिताए। तो इससे भी काफ़ी जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले उसमें, राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी क्या है, पार्टी में क्या होता है, कुछ बड़े नेताओं का नियंत्रण होता है, वो जिसको चाहते हैं वो बड़े बड़े पदों पे बिठा देते हैं, जिस मर्जी को उम्मीदवार बना देते हैं। तो इसके लिए क्या है कि उसके अंदर समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो, जो चुनाव में जो है कार्यकर्ता चुने कि उनके जो भी टॉप लीडर्स हैं वो कौन होंगे या जो उस पार्टी के महत्वपूर्ण पद हैं उन पर कौन लोग बैठे। ठीक है, इस तरह के चुनाव होने से जो है काफ़ी हद तक जो है राजनीतिक दलों में सुधार किया जा सकता है। चौथा जो सुझाव है वो है राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए। तो अभी अगर आप देखोगे बेटा तो जो राजनीतिक दल होते हैं उनके कामों में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। ठीक है, यही कारण होता है कि जो टॉप पोजीशंस पे कई बार ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो एक तरह से या तो वो जो बड़ा नेता जिसका नियंत्रण है उस पार्टी पर, उसका या तो वो चमचा हो, ठीक है, या उसका उससे कोई रिलेशनशिप हो, उसका बेटा हो, बेटी हो या कोई और रिश्तेदार हो, उनको टॉप पोजीशन पे बिठाया जाता है। क्या है, ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, तभी जाके तो ऐसा हो रहा है कि एक्सपीरियंस जिनमें अनुभवहीन जो योग्य नहीं है उनको भी पार्टी में जो है बड़े पद दिए जा रहे हैं। तो राजनीतिक दलों के जो कामकाज है उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसी भी उम्मीदवार का वो चुनाव करते हैं या किसी को भी मुख्य पद पर बिठाते हैं तो उससे संबंधित जो निर्णय है उसमें सारे जो पार्टी मेंबर्स होते हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए। या अगर किसी को उस पद पर बिठाया गया तो उससे रिलेटेड पूरी डिटेल्स रखनी चाहिए क्यों उसको वहाँ पर वो पद दिया गया। ठीक है, तो इससे भी जो है राजनीतिक दलों में जो है सुधार किया जा सकता है। अब आते हैं अगला जो सुझाव है वह है महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व मिले। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, राजनीतिक दल जो है अपना उम्मीदवार चुनते समय उसमें 1/3 संख्या में जो है महिलाओं को जो टिकट है वो ज़रूर दें। ठीक है, इससे महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा उसमें। अब लास्ट क्या है, चुनाव का खर्च सरकार उठाए। अभी क्या है कि जो पार्टीज़ हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, जिनके पास ज़्यादा प्रभावशाली लोग हैं, उन लोगों के चुनाव जीतने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है जो लोग उम्मीदवार जिनके पास पैसा नहीं है वो योग्य भी हैं लेकिन वो इतना प्रचार नहीं कर सकते, तो इससे उनके जीतने की संभावना जो है ना के बराबर हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि सरकार जो है वो चुनाव का खर्चा खुद उठाए, पर इसमें सरकार को ध्यान रखना है कि चुनाव का जो खर्चा है वो केवल सीमित होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक फिक्स अमाउंट है, भाई इतना खर्च कर सकते हो। इसके अलावा जो सरकार है वो पेट्रोल इत्यादि का जो खर्चा जो चुनाव के लिए आप रैलियाँ करनी पड़ती है, उसमें गाड़ियाँ भी जाती हैं ना, वो भी सरकार को देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, धन का प्रभाव कम होगा और जो राजनीतिक दल हैं वो अमीर गरीब सबको योग्यता के आधार पर टिकट देंगे क्योंकि सबका जो खर्चा है वो सरकार उठा रही है। ऐसा तो नहीं तो पहले पार्टी क्या करती है, जो अमीर उम्मीदवार है उसको ज़्यादा प्रेफर करती है, उसको पता है कि ये जो है सारा चुनाव प्रचार का खर्चा उठा लेगा और हमारी पार्टी का भी खर्चा उठा लेगा। लेकिन जब सरकार हर एक उम्मीदवार के लिए खर्चा करेगी तो इससे क्या होगा, जो पार्टी है वो अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी और सभी को जो है योग्यता के आधार पर टिकट देगी। इस तरह से राजनीतिक दलों में जो है ये सुधार का एक अच्छा तरीका है। चलो, अभी आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर।
अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 1। अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर है बेटा कि अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। विशेषकर चुनाव के दिनों में पैसे और अपराधी तत्वों की जो घुसपैठ है वो बढ़ जाती हैं और चुनाव जीतने की होड़ में राजनीतिक पार्टियां पैसे का अनुचित प्रयोग करके पार्टी का बहुमत स्थापित करने का प्रयत्न करती हैं और ऐसे में अपराधी तत्वों को साथ लेने में भी वे हिचकिचाते नहीं हैं। तो ऐसे दलों से लोगों का क्या भला होगा, ठीक है, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न। और फिर प्रश्न नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ये क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ये 100 वर्ड की लिमिट के आसपास मैंने लिखा है, तो इसको मत समझना ये बहुत बड़ा है, ठीक है, इसके कम ही है वर्ड्स, इसके ज़्यादा नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। देखो, लोकतंत्र का अर्थ होता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श किया जाए, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, ऊपर के कुछ नेता ही सभी फैसले लेते हैं। दूसरा क्या है, पारदर्शिता का अभाव। अधिकांश राजनीतिक दलों, ये यहाँ पे लिखना है बेटा, ठीक है, इस जगह पे ये वर्ड है, अधिकांश राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज में जो पारदर्शिता नहीं होती है। तीसरा क्या है, वंशवाद की चुनौती, क्योंकि अधिकांश दल पारदर्शी ढंग से अपना काम नहीं करते, इसलिए उनके नेता धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों और पिट्ठुओं को ही आगे बढ़ाते हैं। चौथा क्या है, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। तो राजनीतिक दलों के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर चुनाव के दिनों में, वह पैसे और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। चलो अब चलते हैं अगला, इसका जो है 5वीं जो इसकी चुनौती है वो है विकल्पहीनता। वर्तमान में राजनीतिक दलों की नीतियों व कार्यक्रम में अंतर जो है बहुत कम रह गया है। उदाहरण के रूप में इंग्लैंड में मजदूर और अनुदार दल की नीतियों में कम अंतर के कारण मतदाताओं के समक्ष जो है वास्तविक विकल्प ही नहीं रहा। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3, भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय सुझाइए। ठीक है, तो भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु सुझाव हैं वही दल बदल कानून को सख्त किया जाए, सख्त है, ठीक है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे। तीसरा है राजनीतिक दलों में समय समय पर जो है सांगठनिक चुनाव हो। चौथा क्या है, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए। और 5वां क्या है कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए राजनीतिक दल उम्मीदवार चुनते समय 1/3 टिकट जो है महिलाओं को अवश्य दें। बेटा आपकी जो ये वर्कशीट है ये कंप्लीट हो चुकी है। इस चैप्टर को अपनी बुक में से भी रीड करना, ठीक है, मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।